नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट केस लॉ हम देखते हैं, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो बात करता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो जुडिशरी एग्जाम्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। वेलकम टू गंगा एजुकेशन। इस केस का मेन सवाल ये है, जब कोई सस्पेक्ट कन्फेस करता है लेकिन साथ में किसी और पर इल्जाम भी डालता है, तो क्या कोर्ट उसकी आधी कहानी पर विश्वास कर सकती है? तो केस है निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1969, ये इसका साइटेशन है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कन्फेशंस को कैसे ट्रीट करना है उस पर रोशनी डालता है, खासकर जब केस पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका हो। इस कॉम्प्लेक्स केस को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 पार्ट्स में बांटा है। पहले हम केस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी, उसके बाद अपेलेंट का कन्फेशन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एनालिसिस किया, और आखिर में फाइनल जजमेंट और उसके की टेकअवेज। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से। इमेजिन कीजिए, एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है, और इस एक डिस्कवरी से शुरू होती है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो इंडियन एविडेंस लॉ का एक फंडामेंटल सवाल खड़ा कर देती है। अब देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस कैसे बनाया। कोई भी डायरेक्ट विटनेस नहीं था, इसलिए पूरा का पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर निर्भर था, मतलब सबूतों की कड़ियों को जोड़ना, और यहाँ सारी कड़ियाँ एक ही आदमी की तरफ इशारा कर रही थी। तो देखिए इवेंट्स कैसे अनफोल्ड हुए। दोपहर 3:52 पर जयप्रकाश दुबे की बॉडी ट्रेन के लैबोरेटरी में मिलती है। उसके बस कुछ ही घंटे बाद निशिकांत झा को पास की एक नदी में खून से सने कपड़े धोते हुए देखा जाता है। उसी रात दांव वाले उसे भागते हुए पकड़ लेते हैं। करीब रात 12 बजे वो गांव के मुखिया को एक रिटन स्टेटमेंट देता है, और अगले दिन सुबह 5 बजे तक वो पुलिस की कस्टडी में होता है। तो पुलिस को झा के पास से क्या क्या मिला? उन्हें खून से सने कपड़े, किताबें और जूते मिले। एक बड़ा सा छुरा यानी नाइफ भी मिला जिस पर इंसानी खून के निशान थे। झा के खुद के लेफ्ट हैंड पर एक ताज़ा कट का निशान था, और सबसे इंपॉर्टेंट, डिसीज्ड का ब्लड ग्रुप और झा के कपड़ों पर मिले खून का ग्रुप मैच कर गया। जब उससे सबके बारे में पूछा गया तो झा ने अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्लेनेशंस दिए। अब आते हैं इस केस के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। पुलिस के इन्वॉल्व होने से पहले एपेलेंट निशिकांत झा ने गांव के मुखिया को एक स्टेटमेंट दिया था। ये स्टेटमेंट ही आगे जाकर पूरी लीगल बैटल का सेंटर पॉइंट बन गया। एक ऐसी कहानी थी जिसके 2 पहलू थे। अपनी स्टेटमेंट में झा ने कहा, लाल मोहन शर्मा उस आउटसाइडर को लैबोरेटरी में ले गया और उसने उसे मार डाला। उसने माना कि वो वहां मौजूद था और उसने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, जिस वजह से उसकी उंगली पर नाइफ से कट लग गया। अब देखिए, इस स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो उसे वहां सीन पर प्लेस करके फंसा रहा है, उसे कहते हैं इनकल्पेटोरी पार्ट, और दूसरा पार्ट जो किसी और पर इल्जाम डालकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, उसे कहते हैं एक्सकल्पेटोरी पार्ट। और यहीं से उसकी कहानी कमजोर पड़ने लगती है। गांव के मुखिया को उसने बताया कि उसके हाथ पर कट कातिल के नाइफ से लगा, लेकिन बाद में कोर्ट में उसने बिल्कुल अलग कहानी सुना दी कि उसे चोट एक गदरिये के साथ झगड़े में लगी। एक ही चोट के लिए 2 अलग अलग कहानियां। इससे उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई। अब देखिए, शुरू में सेशंस कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और उसे कन्विक्ट कर दिया। फिर केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब देश की सबसे बड़ी अदालत को यह तय करना था कि झा के इस आधे सच आधे झूठ वाले स्टेटमेंट का क्या किया जाए। तो यहां आकर सबसे बड़ा लीगल सवाल खड़ा हुआ, क्या एक कोर्ट किसी कन्फेशन के उस हिस्से को एक्सेप्ट कर सकती है जो गुनाह कबूल करता है, यानी इनकल्पेटरी पार्ट, और उस हिस्से को रिजेक्ट कर सकती है जो बेगुनाही साबित करता है, यानी एक्सकल्पेटरी पार्ट। बेसिकली, क्या आप एक ही कहानी के 2 टुकड़े कर सकते हैं? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही क्लियर रूल बताया जो एम्परर वर्सेस बालमुकुंद जैसे पुराने केसेस पर बेस्ड था। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। रूल 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, एक कन्फेशन को हमेशा पूरा का पूरा कंसिडर करना होगा, आप उसमें से मनमाने हिस्से नहीं चुन सकते। दूसरा, लेकिन अगर बाकी के सबूत उस कन्फेशन के एक्सकल्पेटरी यानी बचाने वाले हिस्से को झूठा साबित कर रहे हैं, तो तीसरा, कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो उस झूठे पार्ट को रिजेक्ट कर दे और इनक्रिमिनेटिंग यानी दोषी ठहराने वाले पार्ट पर भरोसा कर ले। चलिए देखते हैं कोर्ट ने इस रूल को इस केस में कैसे अप्लाई किया। उन्होंने इनकल्पेटरी पार्ट
जबकि झा कंपार्टमेंट में मौजूद था, उसे एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस खून भरे कपड़ों से लेकर नदी के पास पकड़े जाने तक इस बात को सपोर्ट कर रहे थे। और उन्होंने एक्सकल्पेटरी पार्ट लालमोहन शर्मा वाली कहानी को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कहानी विश्वास करने लायक नहीं थी। झा ने खुद कोर्ट में इससे अलग बात कही और उसके हाथ का मामूली सा कट इतनी भारी मात्रा में मिले खून को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद आखिर फैसला क्या हुआ, और उससे भी ज्यादा जरूरी आपको एक लॉ स्टूडेंट के तौर पर इस केस से क्या सीखना है? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। फैसला बिल्कुल साफ था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखा। निशिकांत झा को मर्डर के लिए दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। तो इस केस का सबसे बड़ा लीगल टेक अवे यही 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, हमेशा पूरे स्टेटमेंट को कंसिडर करो। दूसरा, अगर बाकी सबूत एक्सकल्पेटरी पार्ट को झूठा साबित कर दें तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो। और तीसरा, फिर आप उस सच्चे इनकल्पेटरी पार्ट को बाकी सबूतों के साथ मिलाकर कन्विक्शन का आधार बना सकते हो। यही इस लैंडमार्क केस का कोर प्रिंसिपल है। अब एक सवाल आपके लिए, सोच कर देखिए, अगर जहा के खिलाफ कोई और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस न होता, न खूनी कपड़े न नाइफ, तो क्या कोर्ट सिर्फ उसके स्टेटमेंट के आधार पर उसे कन्विक्ट कर सकती थी, भले ही एक्सकल्पेटरी पार्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें गंगा एजुकेशन को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट केस मिस न करें। मिलते हैं अगले केस में। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।